तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। तो आज हम उस आर्क के बारे में बात करने वाले हैं जो कि वानो आर्क के बाद शुरू होता है, जिसमें कि लूफी सॉरी एम्परर लूफी और रॉब लूची की भयंकर वाली फाइट दिखाई गई है। तो जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि वानो आर्क के अंदर कायदो को डिफीट करने के बाद लूफी अब एक एम्परर बन चुका है। और एम्परर बनने का ये मतलब है कि अब कोई भी उसे टच नहीं कर सकता बिना वर्ल्ड गवर्नमेंट के परमिशन के। लेकिन लूफी को इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका गोल किंग ऑफ द पायरेट बनना है, एम्परर बनना नहीं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग दिस वीडियो, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर देना यार। कायदो को डिफीट करने के बाद लूफी अपने नेक्स्ट एडवेंचर पर निकल जाता है और इस टाइम पर स्ट्रॉ हैट पायरेट में जिम्बे भी ऐड हो जाता है। और इस एडवेंचर के दौरान वो लोग मिलते हैं ग्रेट साइंटिस्ट वेगापंक से। ये वही वेगापंक है जिसके बारे में हमें बीच बीच में दिखाया जाता है। अभी तक का सबसे जीनियस साइंटिस्ट है वेगापंक, जिसने अभी तक बहुत सारी डिस्कवरीज करके रखी हैं। स्ट्रॉ हैट्स के एडवेंचर के दौरान उन्हें एक अजीब सा फिनोमेना सी के अंदर देखने को मिलता है, जिससे कि लगभग सभी लोग डर जाते हैं। तभी नामी जिम्बे से कहती है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन तभी लूफी कहता है कि रुको, पानी के अंदर कुछ है। तभी सांजी भी कहता है कि हाँ, लूफी सही कह रहा है, पानी के अंदर ज़रूर कोई है और वो एक लेडी है। और तुम्हें तो पता ही है कि सांजी लेडीज़ के मामले में कभी गलत नहीं होता। तब नामी रिप्लाई करती है कि अगर वहाँ पर सचमुच में कोई लड़की फंसी हुई है तो आखिर हम उसे कैसे बचा सकते हैं। तब वहाँ पर जोरो आता है और कहता है कि मैं इस पूरे वाटर बाउल को ही हाफ में कट कर दूंगा। और जोरो सचमुच में उस पानी के बॉल को हाफ में डिवाइड कर देता है और इतना ज़्यादा फोर्सफुली करता है कि उस फोर्स से चॉपर ही हवा में उड़ जाता है। और जब वो लोग नीचे देखते हैं तो ये देखकर सबकी फटने लगती है, क्योंकि नीचे से एक बहुत बड़ी मछली निकल रही होती है जो कि पूरी मेटल की होती है। और वो फिश उन लोगों के शिप पर अटैक करने वाली होती है। वहीं फ्रैंकी आकर इस सिचुएशन को पूरी तरह संभाल लेता है। वो अपनी न्यू टेक्निक से शिप को बहुत तेज़ी से उड़ा कर ले जाता है। लेकिन वो फिश भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। उसके मुंह के अंदर लिटरली एक कैनन होता है जिससे वो शिप पर भी अटैक करती है। वहीं जिम्बे इन तीनों को भी रेस्क्यू कर लेता है। इन तीनों से मतलब लूफी, चॉपर और वो जो लड़की पहले पानी में फंसी हुई थी। और जिम्बे जैसे ही उन तीनों को लेकर सरफेस पर आता है, वहाँ पर उसे वो फिश दिखती है जो कि उस पर उस कैनन से अटैक करने वाली होती है। तब जिम्बे इन तीनों को बोलता है कि अपनी सांसें दोबारा से रोक लो, क्योंकि हम फिर से नीचे जाने वाले हैं। और फिर अचानक से वहाँ पर एक रोबोट आ जाता है जो कि उस फिश पर अटैक करने लगता है। और फिर जैसे तैसे करके जिम्बे उन तीनों को एक आइलैंड पर लेकर जाता है। वहीं वो लड़की लूफी को पहले से ही जानती थी, क्योंकि वो भी पायरेट ही है और वो भी वर्स्ट जनरेशन से ही आती है। और तो और वो लड़की साबाओडी में भी लूफी से मिली थी। वैसे तो वो लूफी को अपना एनिमी मानती है, क्योंकि दोनों ही सेम जनरेशन से है और दोनों ही पायरेट्स हैं। लेकिन लूफी ने उसकी जान बचाई है, इसलिए वो उसे थैंक यू भी बोलती है। वहीं लूफी अजीब ही बिहेव कर रहा होता है, जिस कारण से उसे शक भी होता है, क्या ये सचमुच में भी एक एम्परर है। तब वो लूफी से पूछती है कि तुम्हारे बालों का क्या चक्कर है, क्योंकि बाउंटी वाले पिक्चर में लूफी के बाल तो पूरे ही वाइट थे और अभी का तो कुछ अलग ही सीन है। तब लूफी उसे रिप्लाई करते हुए बोलता है, अच्छा वो मैं वैसा तब दिखने लगता हूँ जब मैं टोटली फ्री हो जाता हूँ। इसका क्या मतलब। तब जिम्बे उससे पूछता है कि तुम्हारे क्रू मेंबर्स किधर हैं और तुम्हारा शिप भी नहीं है यहाँ पर। और तब वो लड़की बोलती है कि मैं यहाँ पर अकेली आई थी, उस सी मॉन्स्टर ने मेरा पूरा शिप तबाह कर दिया और मुझे बहुत भूख भी लगी है। और जब भूख की बात आती है तो लूफी किसकी ही सुनता है। लूफी सीधा बोलता है, चलो कोई रेस्टोरेंट चलते हैं। और चॉपर भी लाइक, पैसे हैं तुम्हारे पास। क्या तुम सचमुच में इतने बेवकूफ़ हो। हमें यहाँ पर कोई भी खाना नहीं मिलने वाला। हम लोग एक गवर्नमेंट आइलैंड पर हैं। क्या मुझे सब कुछ ही बताना पड़ेगा। हम लोग एग हेड में हैं। कहा जाता है कि ये आइलैंड प्रेजेंट से 500 साल आगे चल रहा है, क्योंकि ये आइलैंड डॉक्टर वेगापंक का रिसर्च लैब है
और उसी की वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि मुझे उससे कुछ हिसाब बराबर करना है। वहीं हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि वो रोबोट उस शिप को डूबने से बचा लेता है और सभी लोग सेफ होते हैं। और इतने ज़्यादा बड़े रोबोट को देखकर वो सब भी और फिर उस रोबोट के अंदर से एक लड़की बाहर आती है, जिससे कि फ्रैंकी थैंक्स बोलता है उन लोगों को बचाने के लिए। और वो लड़की रिप्लाई करते हुए बोलती है, कितने अच्छे पायरेट्स हो तुम लोग। मैं गवर्नमेंट के लिए काम करती हूँ और वो लोग मुझे साइंटिफिक जीनियस कहना पसंद करते हैं, लेकिन तुम लोग मुझे डॉक्टर वेगापंक भी बुला सकते हो। और फ्रैंकी ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। क्या तुम सचमुच में वेगापंक हो? क्या तुम सचमुच में मेरे रोल मॉडल हो? मैंने 2 साल तुम्हारे होम टाउन में बिताए हैं और मुझे वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला। वहीं सांजी भी बहुत खुश हो रहा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर लड़की है। तब रॉबिन कहती है कि ज़रा 1 सेकंड रुको, मैं तो ये पहली बार सुन रही हूँ कि वेगापंक एक लेडी है और वो इतनी ज़्यादा यंग है, क्योंकि जैसा मैंने सुना है वेगापंक तो बहुत सालों से काम कर रहा है। तब वो लड़की रिप्लाई करते हुए कहती है कि किसने कहा कि मैं असली वेगापंक हूँ? तुम लोग वेगापंक 2 को देख रहे हो और मेरा नाम है वेगापंक लिलिथ। तो जैसा कि तुम लोगों को पता है कि इस तरह की रिसर्च काफ़ी कॉस्टली होती है, तो तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं और जितने भी ज्वेलरीज रखे हैं सब के सब मुझे जल्दी से दे दो। और जहाँ पर पैसे की बात हो और वहाँ पर नामी ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर नामी बोलती है कि ये क्या बात हुई, अभी तुमने हमें रेस्क्यू किया है और तुम हमसे पैसे मांग रही हो। तब लिलिथ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि मैंने तुम लोगों का कोई रेस्क्यू नहीं किया है। ये एरिया बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और यहाँ तक किसी भी शिप का पहुँचना लगभग इम्पॉसिबल है, और ये सारे क्रीचर्स मेक श्योर करते हैं कि यहाँ तक कोई भी ना पहुँच पाए। तब उनमें से एक क्रीचर बोलता है कि हम लोगों ने इन सभी को घेर लिया है, अब ये लोग हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। तब लिलिथ कहती है कि इन लोगों को इतना ज़्यादा भी अंडर एस्टिमेट मत करो। ये लोग स्ट्रॉ हेड पायरेट्स हैं, जिनका कैप्टन अभी अभी एम्परर बना है। उस शॉर्ट्समैन को देखो, उसका नाम है पायरेट हंटर ज़ोरो, जिसकी बाउंटी 1.11 बिलियन है। देखो उसे, वो कितना ज़्यादा काम है। तुम लोग सभी उसके रेंज में हो, वो तुम सभी को एक इंस्टेंट में ख़त्म कर सकता है। और सेम गोज़ टू निको रॉबिन। तब ज़ोरो कहता है कि हे वेगापंक, मेरी कुछ डिमांड्स हैं, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ये पूरी करनी ही पड़ेगी, समझ आया? तभी पंक 1 से लिलिथ को एक मैसेज मिलता है, जो कि होता है कि ये पायरेट क्रू मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो इन लोगों को अंदर लेकर आओ। और तब हमें लूफ़ी और उस लड़की की कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जिसमें कि लूफ़ी उससे पूछ रहा होता है, तो क्या तुम पहले भी यहाँ पर आ चुकी हो? तब वो लड़की रिप्लाई देते हुए कहती है कि हाँ, मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ जब मैं एक छोटी सी बच्ची थी, और मैं यहाँ पर वेगापंक के लिए आई हूँ, जिसने मेरे पापा को एक साइबर में कन्वर्ट कर दिया है। लूफ़ी कहता है, वाह, ये कितना ज़्यादा औसम है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब वो अपनी सारी मेमोरीज खो चुके हैं और ना अब वो खुद को पहचानते हैं, ना ही मुझे, और वो बस एक लिविंग वेपन बन गए हैं। और तब हमें पता चलता है कि इस लड़की के फादर कुमा है, और वेगापंक से कहकर वो अपने डैड को ठीक करना चाहती थी। और फिर वो चारों एक हेड आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें एक और वेगापंक देखने को मिलती है, जिसका नाम होता है वेगापंक 6। और फिर हमें एक शिप दिखती है जो कि न्यू वर्ल्ड की तरफ आ रही होती है, जिसमें होते हैं CP0। ये वही CP9 के मेंबर्स हैं जो कि अब CP0 में आ गए होते हैं। मतलब ये लोग कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुके होंगे कि इन लोगों को CP9 से CP0 में प्रमोट कर दिया गया। और इस टाइम तक रॉब लूची की डेविल फ्रूट पावर भी अवेकन हो चुकी होती है। मतलब उसका अवेकन पावर कितना ज़्यादा ही पावरफुल होगा कि उसे CP9 से CP0 में आना पड़ा। और अगर हम इसकी बात करें तो ये तो उसअप है। एनीज लॉबी वाला आर्क याद है ना, उसमें लूफ़ी इसे उसअप समझता है। और उसके बाद हमें वेगापंक के बारे में बताया जाता है कि कैसे उसने अपने आप को 6 पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है। वो इतना ज़्यादा जीनियस है और इतना ज़्यादा वो बिज़ी रहता है कि वो हर छोटे छोटे मामले में खुद से जाकर नहीं देख सकता, इसीलिए वो इन लोगों को यूज़ करता है। और उसके बाद हमें लूफ़ी का ग्रुप दिखाया जाता है, जो कि मज़े से पूरा खाना खाकर फूल चुका होता है, और सारे ही लोग फ्यूचर वाले कपड़े पहनकर तैयार होते हैं। और फिर वहीं पर
कूमा जैसा दिखने वाला एक रोबोट आ जाता है और वो लूफी के ग्रुप पर अटैक करने लगता है, क्योंकि लूफी के ग्रुप ने जितना भी खाना खाया था और जिन लोगों ने भी सारे कपड़े पहने थे उन सभी के उन लोगों ने पैसे नहीं दिए थे, बस खाया पहना और चल दिए। जिसमें कि पुलिस भी लाइक पैसे दे मेरे वरना यहीं ख़त्म कर दूंगा। और फिर लूफी और उस रोबोट के बीच में थोड़ी बहुत लड़ाई होती है, लेकिन उसी लड़ाई के बीच वहाँ पर बोनी आ जाती है जो कि इस लड़की का नाम है, और लूफी को रोक देती है उस पर अटैक करने से और कहती है प्लीज़ इन्हें कुछ भी मत करो, ये मेरे डैड हैं। और ये सुनने के बाद इन तीनों की ही बढ़ जाती है, क्योंकि उन लोगों को ज़रा सा भी हिंट नहीं था कि ये उसके डैड हैं। और बोनी लिटरली उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि प्लीज़ मेरे डैड को कुछ भी मत करो। और जिसके बाद हमें लॉ और ब्लैकबियर्ड की फ़ाइट दिखाई जाती है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लूफी एक बूढ़े आदमी में कन्वर्ट हो जाता है और चॉपर भी एक बूढ़े में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वही जिम्बे एक छोटे बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें बोनी ने करा होता है, जिससे कि वो रोबोट इन चारों को अब नहीं पहचान पाता है। तब जिम्बे उन लोगों से कहता है कि मैं ज़्यादा कुछ तो कुमा के बारे में नहीं जानता, लेकिन जो कुछ भी जानता हूँ वो उतना अच्छा भी नहीं है। और वो कहता है कि कुमा पहले एक राजा हुआ करता था, लेकिन लोगों ने उसे अपने पद से उतार दिया, जिसके बाद वो एक पायरेट बन गया। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसने अपने आप को रेवोल्यूशनरी आर्मी से भी ज्वाइन कर लिया। लेकिन कुछ टाइम के बाद वेगापंक ने उसमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी फिजिकल एबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा अलग थी, जिस कारण से उसे वॉरलॉर्ड बनने के लिए अप्रोच किया गया। लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पर, जो कि थी कि वो लोग उसकी बॉडी को एज अ रिसर्च ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे फॉर मॉडिफिकेशन एंड क्लोनिंग। और ये सब सुनने के बाद बोनी चिल्लाने लगती है कि मेरे फादर ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, उन्होंने रेवोल्यूशनरी आर्मी इसीलिए ज्वाइन करी थी क्योंकि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को हेट करते थे। और इसके बाद ये रोबोट सनी और बाकी के क्रू मेंबर्स को कहीं लेकर जा रहा होता है, और उसके बाद वो लोग भी एगहेड आइलैंड पर आ जाते हैं और वो लोग भी फ्यूचरिस्टिक कपड़े पहन लेते हैं। और इसके बाद वेगापंक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात बोलता है, द प्रॉब्लम विथ बीइंग जीनियस इज़ दैट यू कैन सी योर ओन फ्यूचर। और तभी पीछे से कोई बोलता है कि क्या बोल रहा है यार वेगापंक। फिर वेगापंक बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं अब जल्दी ही मरने वाला हूँ। और फिर पीछे से कोई बोलता है कि इस तरह की बातें ना कर वेगापंक। उसकी बात को कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए वेगापंक बोलता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि ये सारी बात तुम्हें पता रहे ड्रैगन। मतलब कि यहाँ पर वेगापंक ड्रैगन से बात कर रहा है, मतलब कि लूफी के फादर से। और उसके बाद लिलिन उन सभी लोगों को एक रूम में लेकर जाती है, और उसके बाद अंदर से एक पैसिफिस्टा आता है जिसका नाम होता है सेराफिन, जो कि एग्जैक्टली जिम्बे की तरह दिख रहा होता है। और इसके बाद वो पैसिफिस्टा उन लोगों पर अटैक करने लगता है, जिससे कि उसब पागल हो रहा होता है। और वो कहता है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट हमारे साथ इतना अच्छा बिहेव कर ही नहीं सकती, ये सब एक ट्रैप है। और इसके बाद नामी उस पर अटैक करने के लिए जाती है, और वो उसकी पावर को देखकर बोलती है कि इसके पास तो डेविल फ्रूट पावर है। मतलब वो लिटरली ज़मीन के सरफेस पर तैर रहा होता है, जिसे देखकर फ्रैंकी बोलता है कि मैं इस तरह की एबिलिटीज़ को जानता हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें याद है तो ड्रेस रोज़ा वाले आर्क में फ्रैंकी ने इसी तरह की एबिलिटीज़ वाले एक फाइटर से फाइट की थी। और इसके बाद वो पैसिफिस्टा नामी पर अटैक करता है, मतलब लिटरली वो उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। और ये देखकर सांजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसे ज़ोरदार किक मारता है। और उसके बाद उस पर रॉबिन भी अटैक करती है, लेकिन वो फिशमैन कराटे से रॉबिन का अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन वहीं उसप अपने अटैक से रॉबिन को बचा लेता है, लेकिन फिर वो पैसिफिस्टा उसप को पकड़ लेता है। और आखिरी में फ्रैंकी अपने रेडिकल बीम से उस पर अटैक करता है। और ये सारी चीज़ वेगापंक 3 देख रहा होता है, जिसका नाम होता है फ्लेयर द एडिसन। और ये देखकर बोलता है कि इसके पास ऐसा कौन सा पावर है कि ये एक बीम यूज़ कर रहा है। और फिर ये दूसरा वेगापंक, जो कि वेगापंक 4 होता है, जो कि वेगापंक 3 से मतलब कि एडिसन से कहता है कि तुम रोज़ रोज़ इस तरह की हरकतें मत किया करो, और वो भी एक सिर्फ डेटा के चक्कर में। मतलब तुम ये समझ रहे हो कि ये लोग ये फाइट इसलिए करवा रहे थे
ताकि वो उन लोगों की फाइटिंग स्टाइल देख सके और उन्हें एक डेटा में कलेक्ट कर सके। और फिर फाइट के ही दौरान वहाँ पर वेगापंक 1 आ जाता है जिसका नाम होता है शैक, और वो आते ही फाइट को रोक देता है। और तब वो उन लोगों से पूछता है कि मुझे पता है कि तुम लोग स्ट्रॉ हैट पायरेट्स हो, तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये प्लेस फ्यूचरिस्टिक लगती है? तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग उसकी बात पर एग्री करते हैं कि हाँ, ये तो फ्यूचर से भी आगे है। तब वो वेगापंक बोलता है कि वेल, ऐसा नहीं है, ये आइलैंड अभी भी पास्ट में है। तब फ्रैंकी उससे पूछता है, पास्ट? पास्ट से तुम्हारा क्या मतलब है? 900 साल पहले एक सिविलाइजेशन थी जो कि हमारे टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा एडवांस थी। मतलब कि 900 साल पहले जो उस सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी थी वो अभी एग हेड आइलैंड की टेक्नोलॉजी से मैच करती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लूफी वाला ग्रुप एक बहुत से बड़े रोबोट के सामने खड़ा होता है जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा पुराना लग रहा होता है, और ये रोबोट उसी सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है। आगे की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब